Hello friends, I hope you are doing good. Let's get started with today's news edition. Before we begin, जल्दी से उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो डिटेल में डिस्कशन डिजर्व नहीं करते पर आपको पता होने चाहिए। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और हेपेटाइटिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी और जनरल पर्सपेक्टिव से भी। हेपेटाइटिस लीवर पर अफेक्ट करता है और इसके 5 स्ट्रेन्स हैं A, B, C, D और E। A और B की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं पर C, D और E की कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। प्रिलिमिनरी में हेपेटाइटिस पर यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर को अभी 15 सितंबर तक ना हटाए जाने की परमिशन दे दी है। सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इंडिया के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिव्यू प्रोसेस के लिए मिस्टर मिश्रा की क्रिटिकली जरूरत है। राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया है। इस बिल में पायरेसी करने की सजा को बढ़ा दिया गया है और यूए रेटिंग्स को 3 कैटेगरीज में स्प्लिट कर दिया गया है, UA 7+, UA 13+ और UA 16+। यूरोप, चाइना और यूएसए में इस साल काफ़ी हीट वेव्स आई हैं। काफ़ी सारे हिस्टोरिक हीट वेव रिकॉर्ड्स इस साल टूटे हैं और दुनिया का सबसे गर्म दिन भी इस ही समर सीजन में देखने को मिला है। और इस ही कॉन्टेक्स्ट में यूएन के चीफ एंटोनियो गुतेरेस ने बोला है कि ग्लोबल वार्मिंग का एरा खत्म हो गया है और अब ग्लोबल बॉइलिंग का एरा शुरू हो गया है। उनकी ये स्टेटमेंट एक मेटाफोर है लोगों के अटेंशन को इस इशू पर लाने के लिए। चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं जिसमें इंडिया से 12 एथलीट्स के एक कॉन्टिजेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इन 12 में से 3 लोग अरुणाचल प्रदेश के हैं और चाइना ने उनको नॉर्मल वीजा की जगह एक स्टेपल्ड वीजा दिया है। स्टेपल्ड वीजा एक प्रोटेस्ट का जेस्चर है जिसका मतलब होता है हम आपको परमिशन दे रहे हैं पर यह परमिशन टेम्पररी हो सकती है। चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज को अपनी टेरिटरी समझता है और इस स्टेप के खिलाफ इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक प्रोटेस्टिंग स्टेटमेंट भी दी है। गवर्नमेंट ने बोला है कि केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स फील्ड में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस की जा सकती है। PLI स्कीम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको PLI मैकेनिज्म्स के बारे में पता होगा। लेट्स मूव ऑन टू अवर फर्स्ट मेजर सेगमेंट ऑफ द डे। इस सेगमेंट में हम डेली पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं। कल पार्लियामेंट का 6ठा दिन था और कल ऑपोजिशन काले कपड़े पहनकर मणिपुर की सिचुएशन पर प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस की डिमांड को लेकर प्रोटेस्ट करती है। ट्रेजरी बेंचेस कल 3 बिल पास करते हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में। लोकसभा में कल सेशन की शुरुआत में ही कल क्वेश्चन आवर के दौरान आई होप आपको पता होगा कि सिटिंग की सबसे पहली एक्टिविटी क्वेश्चन आवर होती है और इसके बाद 0 आवर होता है। और क्वेश्चन आवर में 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस। तो कल क्वेश्चन आवर के दौरान ही ओपोजिशन हाउस के वेल में आ जाती है अपनी नो कॉन्फिडेंस मोशन की डिस्कशन की डिमांड को लेकर। नितिन गडकरी प्रोटेस्ट के शोर के बीच में देश में चल रहे हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में हाउस को स्टेटमेंट देते हैं और सेशन को एडजर्न कर दिया जाता है। 2 बजे के बाद हाउस फिर से कन्वीन होता है और यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023 टेबल करते हैं। लोकसभा में फिर 2 और बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2023 और द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2002। इन तीनों बिल्स को लोकसभा थोड़ी देर डिबेट के बाद पास कर देती है और हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। राज्यसभा में कल राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स भी बाकी और दिन की तरह मणिपुर पर प्रोटेस्ट के शोर से डोमिनेटेड थी। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर हाउस को स्टेटमेंट देते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट्स के बारे में। लंच के बाद ओपोजिशन मेंबर राज्यसभा से वॉकआउट कर देते हैं मणिपुर की डिमांड को लेकर और उनकी एब्सेंस में बिना ओपोजिशन के सिनेमैटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 को पास कर दिया जाता है और हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है।
और पार्लियामेंट के बाहर सस्पेंडेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह धरना दे रहे हैं अपनी सस्पेंशन की प्रोटेस्ट के लिए। ये था पार्लियामेंट का छठा दिन। हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को डेली बेसिस पर कवर करते रहेंगे। ये हमारा आज का दूसरा एडिटोरियल है। इसका कॉन्टेक्स्ट है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। इस बिल की कोशिश है इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने की, और साइंटिफिक कम्युनिटी भी इस बिल को लेकर काफी एक्साइटेड है। पास हो जाने के बाद ये बिल एक एपेक्स बॉडी एस्टैब्लिश कर देगा इस देश में सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मैनेज और प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कल्चर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यूपीएससी भी देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर की क्रिटिकल ज़रूरत को समझता है। और अगर आप प्रिलिमिनरी 2002 के GS2 के इस कॉम्प्रिहेंशन को देखें तो आप भी ये डॉट्स कनेक्ट कर सकेंगे। तो इस एडिटोरियल के ऑथर का कहना है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश करने का सजेशन पहली बार कस्तूरी रंगन कमेटी ने 2019 में दिया था। इस समय देश में कोई ऐसी एपेक्स रिसर्च बॉडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसरो है स्पेस सेक्टर में और ICMR है मेडिकल फील्ड में। और फिलहाल देश में रिसर्च प्रोजेक्ट्स को एड हॉक बेसिस पर फंडिंग दी जाती है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी देता है साइंस रिलेटेड फील्ड्स में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देता है एटॉमिक रिसर्च के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देता है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करने के लिए, ICAR, ICMR, ICHR ये भी अपनी अपनी फील्ड में रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी और प्राइवेट और फिलेंथ्रोपिक इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स की फंडिंग में हेल्प करते हैं। और कस्तूरी रंगन कमेटी में साफ कहा गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ साथ इन एग्जिस्टिंग फंडिंग मैकेनिज्म्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा और ये भी अपनी फंडिंग को कंटिन्यू कर सकेंगे। उनका कहना है कि दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में टॉप देशों में प्राइवेट और पब्लिक रिसर्च फंडिंग एक साथ काम करती है, और इंडिया में भी ऐसा ही होना चाहिए। इंडिया में रिसर्च एक्टिविटीज़ पर इनसिग्निफिकेंट बजट एलोकेशन को लेकर कस्तूरी रंगन कमेटी बोलती है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को हर साल 20,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिलनी चाहिए। इंडिया में रिसर्च पर सिर्फ 0.65% ऑफ GDP खर्च किया जाता है, जो कि काफ़ी कम है कुछ भी सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स हासिल करने के लिए। ऑथर बोलते हैं कि USA में 2.8% ऑफ GDP, चाइना में 2.1% ऑफ GDP, इजराइल में 4.3% ऑफ GDP और साउथ कोरिया में 4.2% ऑफ GDP खर्च किया जाता है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, इंडिया अपनी पब्लिक हेल्थ पर कितना % ऑफ GDP एलोकेट करता है? ये एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, ट्राई टू फाइंड दिस आउट। और इस ओपिनियन पीस के ऑथर कुछ और फैक्ट्स देते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग से रिलेटेड, और होप करते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की फंडिंग सफिशिएंट हो देश में R&D इकोसिस्टम के गोल को परस्यू करने के लिए। इस एडिटोरियल को कंक्लूड करते हुए वो देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्रिटिकलिटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी इस रिक्वायरमेंट को समझती है, और वो एंशिएंट कल्चर्स जैसे कि इंडिया, मेसोपोटामिया, ग्रीस और इजिप्ट का एग्जाम्पल देते हुए बोलते हैं कि इन फ्यूचर या पास्ट में भी किसी भी कल्चर की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में एक बड़ा हाथ होता है उस कल्चर के इंटेलेक्चुअल कैपिटल का। और बोलते हैं कि हिस्टोरिकली इंडिया का भी एक पास्ट रहा है रिसर्च एंड नॉलेज क्रिएशन का, साइंस, मैथ, आर्ट, लिटरेचर, फिनेटिक्स, एग्रीकल्चर वगैरह की फील्ड में। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, इन जैसी कोशिशों से इंडिया होपफुली दोबारा से उस ही लीग में शामिल हो जाए। ये हमारा अगला एडिटोरियल है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से, और इसका कॉन्टेक्स्ट है कल ही लोकसभा में पास हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अगर आपको इस बिल की ब्रीफ हिस्ट्री पता है तो आपको पता होगा कि इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया था, और उस कमेटी ने इस बिल में कोई भी चेंजेस नहीं किए और इसको लोकसभा में भेज दिया था। और लोकसभा में ये कल शोर के बीच हुए एक छोटी सी डिस्कशन के बाद पास कर दिया गया है। इस एडिटोरियल के ऑथर का बोलना है कि
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जिसके नाम में ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन है, उसका पर्पस है फॉरेस्ट को किसी और रीजन के लिए डाइवर्ट किए जाने की क्लियरेंस को लंबा, मुश्किल और चेक्स एंड बैलेंसेस वाला प्रोसेस बनाने का। और ऑथर्स बोलते हैं कि हाँ, देश की ज़रूरतें ऐसी हैं जिनके लिए फास्ट क्लियरेंसेस चाहिए, पर इस अमेंडमेंट को फॉरेस्ट राइट एक्ट के स्पिरिट को समझना चाहिए था। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। आप इमेजिन कीजिए कि एक हाई ट्रैफिक रोड पर स्पीड ब्रेकर्स हैं। इन स्पीड ब्रेकर्स का काम है लोगों की स्पीड को कम करना ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब अगर इस रोड से एम्बुलेंस भी गुजरती है तो उस एम्बुलेंस को इन स्पीड ब्रेकर्स पर ब्रेक लगाने पड़ेंगे और उसका हॉस्पिटल तक पहुंचने का टाइम बढ़ जाएगा। तो एम्बुलेंस से फेस की जा रही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं है कि रोड से सभी स्पीड ब्रेकर्स को ही हटा दिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से एम्बुलेंस की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, पर इसका अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बाकी और ट्रैफिक अब वहां पर स्पीडिंग करेगा और वहां पर एक्सीडेंट्स बढ़ सकते हैं। तो आइडियली ये हो सकता है कि एम्बुलेंस के लिए एक शॉर्ट पैसेज बना दिया जाए जहां पर स्पीड ब्रेकर्स ना हो और बाकी और जनरल ट्रैफिक को स्पीड ब्रेकर्स का यूज करना पड़े। इस एडिटोरियल के ओपिनियन को समझा जाए तो वो भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को स्पीड ब्रेकर की तरह ही समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि इन स्पीड ब्रेकर्स का भी एक क्रिटिकल रोल है। वो बोलते हैं कि इस अमेंडमेंट में 3 पॉइंट्स हैं जो चिंता का विषय हैं। फॉरेस्ट की डेफिनेशन को नैरो कर दिया जाना, काफ़ी सारे फॉरेस्ट के एरियाज़ को नॉन फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाना और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन दे देना, जिन एक्टिविटीज़ को पहले करने के लिए काफ़ी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता था। ये अमेंडमेंट फॉरेस्ट से रिलेटेड एक मेजर लैंडमार्क जजमेंट, गोदावरम जजमेंट ऑफ 1996 को कमज़ोर कर देगा। 1996 की इस लैंडमार्क जजमेंट में बोला गया था कि फॉरेस्ट की डेफिनेशन को एक डिक्शनरी वाली डेफिनेशन समझा जाए। मतलब अगर कहीं पर एक फॉरेस्ट कवर है तो उसको लीगली फॉरेस्ट ही समझा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड हो या ना हो। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन की एडवांस्ड स्टेज में हैं तो आपको पता होगा कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी हेक्टेयर में अगर 10% से ज़्यादा ग्रीन कवर हो तो उसको फॉरेस्ट कवर ही समझती है। ये लाए गए अमेंडमेंट्स अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 की इस एप्लीकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, अब सिर्फ लीगली नोटिफाइड फॉरेस्ट तक, और इससे देश के लगभग 28% फॉरेस्ट एरिया की प्रोटेक्शन छिन जाएगी। वो एग्जाम्पल देते हैं नागालैंड में अनक्लास्ड कैटेगरी फॉरेस्ट का, जो सालों से प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हैं पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में एज अ फॉरेस्ट डिक्लेयर्ड नहीं है। अब ऐसे फॉरेस्ट पैचेस जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में एज अ फॉरेस्ट नोटिफाइड नहीं है, इन सब की प्रोटेक्शन छिन जाएगी। एडिटोरियल के ऑथर ये भी बोलते हैं कि इस अमेंडमेंट में बॉर्डर एरियाज के 100 किलोमीटर अंदर तक सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्लियरेंस लेने की ज़रूरत को हटा दिया गया है। पर इंडिया का एक काफ़ी मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बाकी और हिमालयन बॉर्डर पर लोकेटेड है। और तीसरा चेंज, ये बिल जू, सफारी, इको टूरिज्म जैसी एक्टिविटीज़ को जंगल में करवाने की परमिशन अलाउ करता है। और ऑथर्स मानते हैं कि फॉरेस्ट एरिया के बीच ऐसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाना काफ़ी डेट्रीमेंटल हो सकता है फॉरेस्ट की हेल्थ के लिए। ये अमेंडमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 की फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस को भी डाइल्यूट करता है। अब जहां पर पहले प्रोजेक्ट्स के लिए लोकल कम्युनिटीज़ की कंसेंट ज़रूरी थी, उस कंसेंट रिक्वायरमेंट को अब हटा दिया गया है। कंक्लूड करते हुए इस एडिटोरियल के ऑथर बोलते हैं कि हाँ, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस एक लंबा प्रोसेस है, पर पूरे ही सिस्टम को चेंज करने से बेहतर ये है कि दिक्कतों को ठीक किया जाए। जैसे आपके मोबाइल ऐप्स में फ्रीक्वेंटली बग्स फिक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स किए जाते हैं, ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट को ब्लैंक चेक्स दे देना, इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। बॉर्डर एरियाज में हेस्टी डेवलपमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स हम पहले जोशीमठ जैसे डिजास्टर में देख चुके हैं। फॉरेस्ट्स को एक लग्जरी नहीं समझा जाना चाहिए, पर उनको एक नेसेसिटी समझा जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एडिशन 2 दिन बाद मंडे को आएगा।